और आइए अब आपको सीधे लेकर चलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन दक्षिण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु में हैं। तमिलनाडु के सलेम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप देख रहे हैं मंच की ओर गाड़ी में सवार होकर बढ़ते हुए। यही वो अंदाज है जो इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी सभाओं और रैलियों में नजर आता है। रैली में ज्यादा से ज्यादा लोगों के नजदीक से गुजर सकें, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये रथनुमा गाड़ी पर सवार होते हैं और फिर मंच तक पहुंचते हैं। उसी अंदाज में यहां तमिलनाडु के सलेम में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आप देख रहे हैं तमिलनाडु बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं अन्नामलाई, वो नजर आ रहे हैं। 39 लोकसभा सीटें तमिलनाडु की, और ऐसे में बीजेपी के सामने मिशन दक्षिण के तहत तमिलनाडु का लक्ष्य बड़ा है। उसमें क्या कुछ हासिल बीजेपी इस बार कर पाएगी? क्या बीजेपी का अपना खाता खुल पाएगा तमिलनाडु में? ये वो बड़ा सवाल है और इसी की कोशिश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुटे हुए हैं। कुछ हासिल कर पाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? इतनी ताकत जो दक्षिण में लगा रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? आकलन क्या है? जाहिर है वोटों का इजाफा तो 100% होना ही है और एक बड़ी तादाद में वोटों का इजाफा वहां पर हो सकता है। और मैं समझता हूँ वोट शेयर बढ़ेगा उनका। हाँ। और 2-3 सीटें ऐसी हैं जिन पर बीजेपी का फोकस है। उसमें से क्या निकल सकता है क्या नहीं निकल सकता आज नहीं कह सकते, लेकिन प्रधानमंत्री ने मुझे लगता है इस चुनाव के अभियान शुरू होने से पहले सबसे ज्यादा ताकत दक्षिण में लगाई है। और उसमें भी तमिलनाडु जो है, मुझे लगता है तमिलनाडु में वो AIADMK का जो वोट शेयर है ना, उसको अपनी तरफ करने की एक्सरसाइज प्रधानमंत्री लगातार कर रहे हैं। बिल्कुल राकेश शुक्ला जी, आपने मुश्किल लड़ाई चुनी है दक्षिण भारत पर पूरा फोकस करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। देखिए, उत्तर भारत में नरेंद्र मोदी जी की जो सीटें जीती हुई हैं उन सीटों पे उनको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मशक्कत करने की आवश्यकता नहीं है। अब जो 4 राज्य 130 सीटें हर बार गिना जाता है, उनकी कोशिश ये है कि उनमें तमिलनाडु, केरल, यहाँ कम से कम भारतीय जनता पार्टी का खाता खुलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में 1998-99 का टारगेट लेके चल रही है। उसको लग रहा है कि जो पहले हम 3 सीटें जीत चुके हैं वो 3 सीट जीतने पे ही फोकस है। वहाँ सबसे बड़ी समस्या भारतीय जनता पार्टी के पास थी नेतृत्व की। अन्नामलाई के रूप में एक युवा नेतृत्व तमिलनाडु में मिला है। उनकी जो पदयात्रा है, उस पदयात्रा के पीछे सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी की पहुंच गांव, देहात, शहर, मोहल्ले तक हो, और उस काम में बहुत हद तक वो सफल हुए हैं। बिल्कुल, ये जो आपने नाम लिया ना अन्नामलाई, मुझे लगता है रामकृपाल सर से इस पर रिएक्शन लेंगे। ये अन्नामलाई है जिसकी वजह से तमिलनाडु में बीजेपी के साथ इस वक्त AIADMK नहीं है। बीजेपी को अपने पैरों पर खुद खड़ा करने में वो वहां पर जुटे हुए हैं। और ये दक्षिण के जो अन्य राज्य हैं, चाहे आंध्र हो, चाहे कर्नाटक हो, उससे इतर यहाँ पर ये रणनीति नजर आती है। रामकृपाल जी देखिए रोमाना जी, भाजपा के साथ एक दिक्कत रही है जो शुरू से रही है। भाजपा माना जाता था ये हिंदी बेल्ट की पार्टी है, और कई मामलों में हमेशा कहता हूँ कि भाषा जो है वो धर्म से भी ज़्यादा स्ट्रांग रोल प्ले करती है। बीजेपी इन बेड़ियों से धीरे धीरे निकलने की कोशिश करती रही है बहुत पहले से। देखिए, बंगाल में कोई सोच नहीं सकता था, क्योंकि भाषा के मामले में अगर आप देखिए तो बांग्ला, तमिल, तेलुगु, ये सब ऐसी चीज़ें हैं। केवल कर्नाटक में गए थे, लेकिन देखिए बंगाल में भी ये 3 से 73 पहुंच गए। और 2 राष्ट्रीय पार्टियां जिन्होंने बंगाल में 60 साल राज किया, आज वो 0 पर हैं। तो बीजेपी को ये लगा कि काम, अगर आप काम करते हैं तो जैसे जो 80 करोड़ लोग हैं, जो छोटे वो तबके हैं, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तर भारत के हैं। हाँ जी। बहुत बड़ी एक तादाद दक्षिण भारत की भी है जिनको मुफ्त का राशन मिल रहा है, सारी चीजें मिल रही हैं। और जहाँ तक वो भाषा और धर्म का है, आप देखिए तमिल संगमम किया था, फिर उसके बाद वो क्या होता है जो दंडिका ले आए थे पार्लियामेंट में, जिसको सेंगोल। तो कुल मिलाकर एक तरह से कल्चरल आइडेंटिटी, रिलीजियस चीजें, भाषा और अन्नामलाई जो उनको मिले हुए हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि ये उत्तर वहाँ के पॉपुलर हैं, और उन्होंने जो यात्राएं की हैं उसमें बहुत बड़ी संख्या में आए हैं। बिल्कुल, तो जैसा विजय जी कह रहे थे, वाली पहचान, मोदी के हनुमान वाली पहचान अन्नामलाई की। ऐसे में प्रेम सर, आपका आकलन, दक्षिण का द्वार खुल पाएगा इस बार बीजेपी के लिए? देखिए, तमिलनाडु में चूंकि बीजेपी का संगठनात्मक आधार नहीं है, तो वो व्यक्ति के इर्द गिर्द अपने आप को खड़ा करने की कोशिश कर रही है, और वही नाम है अन्नामलाई, जो कि आकर्षक हैं, पढ़े लिखे हैं और एक सेक्रीफाइस के साथ में, एक सोच के साथ में आए हैं।
लेकिन जो कमी है जिसकी वजह से वो सीट निकलना मुश्किल लगता है वो है कि जैसे अन्ना द्रमुक जैसे साथी भी इनके साथ में नहीं रहे और साथ में चुनाव नहीं लड़ना चाहते, तो अकेले बीजेपी को लड़ना है, इनको बेस बढ़ाने का मौका है, लेकिन वो बेस अभी सीट में कन्वर्ट हो पाएगा इसकी संभावना कम है। बिल्कुल। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन जैसे ही यहां पर शुरू होगा आपको एक बार फिर से ले चलेंगे। इस बीच देखिए जो जानकारी मिल रही है वो ये कि साउथ की शराब लॉबी से आम आदमी पार्टी के नेताओं को 100 करोड़ रुपए के लेन देन के ईडी के दावे को लेकर अब बवाल मचा हुआ है। बीजेपी ने आप जानते हैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला है। अब दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय, उनका बयान सामने आया है। बीजेपी अपने इलेक्टोरल बॉन्ड के भ्रष्टाचार से ध्यान हटाना चाहती है, इसीलिए ये सब कुछ कर रही है। हमारे साथ दिल्ली के कैबिनेट मंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल राय जी हैं। गोपाल जी, 100 करोड़ रुपए का जिक्र किया है और अरविंद केजरीवाल का नाम पहली बार ईडी ने मेंशन किया अपनी रिलीज में। कहा गया है कि आपको लाभ पहुंचाया गया, आपको सीधे 100 करोड़ रुपए पहुंचाया गया, क्या कहें? देखिए, कोर्ट ने कई बार पूछा, आज तक कोई सबूत तो कोर्ट के सामने नहीं रख पाई। 9 सम्मन तक ईडी को ये नहीं पता था कुछ, ऐसे धुप्पल में 9 सम्मन भेज रही थी। फिर कोर्ट हो गई, कोर्ट में भी उसने सुनवाई चल रही है। अब उसको लग रहा है कि भाई कोई रास्ता नहीं है, गिरफ्तार तो करना है। तो अब एक नया षड्यंत्र शुरू हुआ, 2 षड्यंत्र। एक कि एक जल बोर्ड के मामले में एक सम्मन अलग से भेजा गया और इस मामले में अब षड्यंत्र करके अब इनका नाम शामिल कर करके प्रेस रिलीज जारी की है। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है, जो पूरी क्रोनोलॉजी है वो साफ दिख रही है कि किसी भी कीमत पर बिना सबूत के फर्जी केस पे मसला ये नहीं है। मसला है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना है। इलेक्टोरल बॉन्ड में जिस तरह से महा घोटाला हुआ है, जिस तरह से चंदा की चोरी हुई है, अब वो सबके सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के इतने दबाव के बाद भी अभी सारा कुछ डिटेल देने को तैयार नहीं होंगे। डर किस बात का लग रहा है भाई? क्यों नहीं समन पर जा रहे हैं? आपने कहा कि कोई पैसा अब तक मिला नहीं है, तो फिर बचने की जरूरत क्या है? नहीं, बात बचने की नहीं है, बात उनको गिरफ्तार करना है। उनको जांच तो करनी ही नहीं है। जांच अगर करनी होती तो इतनी जांच कर ली, इतने 1 साल से ज्यादा हो गया मनीष सिसोदिया जी को जेल में बंद, कुछ तो पाए होते, कुछ तो मिला होता। जांच तो उनको करना ही नहीं है। उनको तो अरविंद केजरीवाल को उठा के बाहर जेल के अंदर डालना है। बड़ी हस्तियों का जिक्र किया गया, तो आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल की कहीं ना कहीं संभावनाएं अब तेज हो गई गिरफ्तारी? उनको लगता है कि विपक्ष के नेता अगर बाहर रहेंगे तो शायद उनको इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा। गोपाल जी, लेकिन चुनाव के समय ये सब चीज़ें हो रही हैं, चुनाव अनाउंसमेंट हो ही गया है, आप दिल्ली के संयोजक भी हैं, आपको नहीं लगता है कि बीजेपी को एक बड़ा मौका मिल गया आपके खिलाफ मुद्दा बनाने का और आपकी मुश्किलें जो है वो चुनाव के समय में बढ़ गई हैं? मुश्किलें तो उसकी बढ़ रही हैं, इसलिए तो गिरफ्तारी के लिए बेचैन है। और इसी पर चर्चा करेंगे हम। सवाल आपके सामने ले आते हैं। ईडी के शिकंजे में के कविता गिरफ्तार की जा चुकी हैं वो, ऐसे में सवाल ये कि केजरीवाल पर अब और कसेगा फंदा। आपका आकलन क्या है विजय जी? यदि आप शराब घोटाले की पूरी पिछली हिस्ट्री देखें तो ये शुरुआती के कविता से हुई थी। हाँ। और के कविता के बाद फिर जब दिल्ली सरकार का नंबर आया तो मनीष सिसोदिया साहब को पकड़ा गया, फिर संजय सिंह को पकड़ा गया। तो वहाँ पर सुप्रीम जो कोर्ट था, कोर्ट ने एक और बात की जब ये सारा घोटाला आ रहा था और 338 करोड़ का मामला आया कि आम आदमी पार्टी को इसमें क्यों नहीं शामिल किया गया। और फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी को शामिल किया गया तो आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पे केजरीवाल साहब है और मुख्यमंत्री के तौर पर भी उनकी एक सामूहिक जिम्मेदारी है। तो उन दोनों को मुझे लगता है कि कविता की गिरफ्तारी ही एक आखिरी वो सूत्र है जहाँ से केजरीवाल जी की गिरफ्तारी बनती है और उसका रास्ता बहुत सकरा होता जा रहा है कि अब केजरीवाल जी के लिए बचना मुझे मुश्किल लगता है। बाकी तो कोर्ट के आदेश दे रहा और ईडी किस तरह से उनको करती है और 9 सम्मन हो गए हैं। तो जो थे हेमंत सोरेन साहब, उनके भी 9 सम्मन के बाद गिरफ्तारी हुई थी। बिल्कुल, और कहकर चले गए संबित पात्रा ना कि 9 सम्मन 18 बहाने बना चुके हैं, वो बच नहीं सकते हैं। राकेश शुक्ला जी? देखिए, ईडी का कहना है कि जो लोग गिरफ्तार हुए उनसे जो पूछताछ हुई उस बयान के आधार पर अरविंद केजरीवाल जी से भी पूछताछ करनी है। अभी उनकी क्या भूमिका है इस पूरे शराब घोटाले में ये तय नहीं हुई है। उनसे पूछताछ की जाएगी और उस पूछताछ के आधार पर, जैसे कोर्ट ने कहा कि यदि आप कह रहे हो कि पार्टी को मिला है तो पार्टी के मुखिया कौन है, तो पार्टी के मुखिया के नाते अरविंद केजरीवाल जी का नाम आया। तो शराब घोटाले को लेके बिल्कुल एक तरह से सूत्र खुलते जा रहे हैं और उसके हिसाब से ईडी की कार्रवाई हो रही है जी। कोर्ट में गए, यहाँ हम कह रहे हैं कि यदि आपको आशंका नहीं है, आप ईमानदार हैं, तो सम्मन के आधार पर आप ईडी के सामने हाजिर होइए,
पूछताछ पे पूरा आप सहयोग करिए और ये स्पष्ट हो जाएगा कि केजरीवाल जी शराब घोटाले में पूरी तरह से ईमानदार है। आम आदमी पार्टी के जिन नेताओं की गिरफ्तारी हुई है वो जेल में है, उनके खिलाफ जबरदस्ती जातिपूर्ण कार्रवाई की गई है। ठीक है, तो मतलब फिलहाल वो जो बेल मिली हुई है अरविंद केजरीवाल को, वो बेल कोई बड़ी राहत नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अरविंद केजरीवाल पर अभी भी तलवार कानूनी तौर पर लटकती हुई नजर आ रही है। आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं दिल्ली सरकार के मंत्री, आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सामने आने के बाद खुल चुका है। अब बेचैनी बढ़ रही है कि अगर देश की जनता इस महाघोटाले के सच को समझ लेगी तो 400 पार का नारा कहीं 40 पार में न तब्दील हो जाए। और इसलिए कल सीबीआई ने भी कहा अभी बड़े बड़े लोगों को गिरफ्तार करना है होने वाले। यह साफ दिखा रहा है कि विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार करने का तेजी के साथ प्लान बन रहा है। और पिछले अदालत में अरविंद केजरीवाल जी को पहले क्या करते थे, अदालत का सम्मान नहीं करते, कोर्ट में नहीं जाते, अदालत का सम्मान नहीं करते, कोर्ट में नहीं जाते। अरविंद केजरीवाल कोर्ट में गए, कोर्ट ने उनको मुचलके पर जमानत दी। कोर्ट ने कहा इस पर सुनवाई 1 तारीख को होगी। हम कोर्ट का सम्मान करते थे, करते हैं, करते रहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र का मुकाबला करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के इस तरह के षड्यंत्रों का से न हम डरने वाले हैं, न झुकने वाले हैं। न कल इनके पास कोई सबूत था, न आज कोई सबूत है। कल भी केस फर्जी था, आज का भी षड्यंत्र फर्जी है। रही बात गिरफ्तार करने की है तो आज तो आपका पूरे देश के अंदर तानाशाही का राज चल ही रहा है। जिसको मर्जी जैसे भी उठा लो, पन्ने पड़ रहे थे। शायद भाजपा के नेताओं को छगन भुजबल जी का भी फाइल थोड़ी ढूंढवानी चाहिए, जिसके आधार पर उनको जेल में बंद किया गया था। वो फाइलें को पन्ने कहां हैं? अशोक चौहान जी के फाइलों का भी पन्ना थोड़ा निकालना चाहिए और एक बार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को पढ़ना चाहिए कि आखिर उन पन्नों पे कौन सी क्लोजर रिपोर्ट इन एजेंसियों ने दी है जिसके आधार पर आपने उन्हें राज्यसभा भेजने के निर्णय ले लिया। तो आपके भ्रष्टाचार का तो आपकी पार्टी में जो आ जाए वो साधु बन जाता है, बाकी जो विरोध में है वो सब भ्रष्टाचारी है। लेकिन देश इस बात को जानता है, आप जितने मर्जी षड्यंत्र कर लीजिए, जितने मर्जी खबरें बना लीजिए, जितने नेताओं को गिरफ्तार कर लीजिए, इन सब चीजों से इलेक्टोरल बॉन्ड के महाघोटाले का जो सच है उसे रोका नहीं जा सकता और भाजपा को इसका जवाब देना पड़ेगा। 12 से 2 देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। इस वक्त बड़ी खबर झारखंड से आ रही है। आपसे कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था जेएमएम से इस्तीफा दे दिया है सीता सोरेन ने, और अब इस वक्त बड़ी खबर यह कि बीजेपी ज्वाइन करेंगी सीता सोरेन। तस्वीर साफ हो गई है, सीता सोरेन बीजेपी में शामिल होने जा रही हैं। थोड़ी ही देर में बीजेपी में औपचारिक तौर पर सीता सोरेन की एंट्री होने जा रही है। आज ही जेएमएम से विधायक पद से सीता सोरेन ने इस्तीफा दिया है और अब बीजेपी में शामिल होने जा रही हैं सीता सोरेन। देखना दिलचस्प होगा, क्या लोकसभा चुनाव में सीता सोरेन को उम्मीदवार भी बनाया जाएगा? इसी को लेकर अब सबकी नजर टिक गई है। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तीसरी लिस्ट आना अभी बाकी है, उसका इंतजार किया जा रहा है। और ऐसे में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह आ रही है कि उत्तर प्रदेश की जो पीलीभीत सीट है उस पर बीजेपी वरुण गांधी की जगह किसी और नेता को चुनाव मैदान में उतार सकती है। मतलब पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कट सकता है इस बार। ये बड़ी खबर, वरुण गांधी के टिकट को लेकर संकट गहराया। वरुण गांधी का बीजेपी इस बार टिकट काट सकती है। वरुण गांधी की जगह बीजेपी किसी और को पीलीभीत से चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जितिन प्रसाद और संजय गंगवार के नाम चर्चा में हैं। अंतिम फैसला सीसी की बैठक में होगा। वरुण गांधी की उम्मीदवारी पर तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। तमिलनाडु के सलेम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा शुरू हो गई है। सुनते हैं क्या कह रहे हैं पीएम। डेवलप भारत के लिए
400 पर। डेवलप भारत के लिए 400 पर। डेवलप तमिलनाडु के लिए 400 पर। डेवलप तमिलनाडु के लिए, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी के लिए, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी के लिए, 400 पर। आत्मनिर्भर भारत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए, फार्मर वेलफेयर के लिए, फार्मर वेलफेयर के लिए, फिशरमैन की समृद्धि के लिए, फिशरमैन की सुरक्षा के लिए 400 पर। अब की बार इम्मुरई नानोरुक्को मेल जुनून नांगो नानोरुक्को मेल. நண்பர்களே, தமிழ்நாடு மக்கள் ஒரு முடிவு செஞ்சுட்டாங்க. இந்த முறை ஏப்ரல் 19 அன்று விழுகிற ஒவ்வொரு ஓட்டும் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கும் என்டிஏ கூட்டணி கட்சிக்கும் என்று மக்கள் உறுதியாக முடிவு செய்து விட்டார்கள். தமிழகத்தின் இந்த உறுதியான முடிவினால் ஆட்சியில் மீண்டும் வேண்டும், மோடி வேண்டும் என்ற முடிவு செய்திருப்பதால் வெற்றியின் எண்ணிக்கை 400-ஐ தாண்டும். வளர்ச்சியடைந்த இந்தியாவிற்கு 400-ஐ தாண்ட வேண்டும். வளர்ச்சியடைந்த தமிழகத்தை அடைய 400-ஐ தாண்ட வேண்டும். நவீன உள்கட்டமைப்பிற்கு வெற்றி எண்ணிக்கை 400-ஐ தாண்ட வேண்டும். மூன்றாவது மிகப்பெரிய பொருளாதாரத்தை உருவாக்குவதற்காக 400-ஐ தாண்ட வேண்டும். பாரதம் தன்னிறைவு பெற 400-ஐ தாண்ட வேண்டும். பிரதமர் அவர்கள் தமிழ்ல சொன்னாங்க இல்லையா, 400க்கும் மேல. பாரதம் தன்னிறைவு பெற 400க்கும் மேல. விவசாயிகள் பயனடைய 400க்கும் மேல. மீனவர்கள் பாதுகாப்புக்கு 400க்கும் மேல. எல்லாரும் சொல்லுங்க, இம்முறை மீண்டும் 400 வேண்டும். இம்முறை மீண்டும் ஜூன் 4. साथियों, डेवलप तमिलनाडु के एनडीए के मिशन को एक और नई ऊर्जा मिली है. हमारे वरिष्ठ नेता और मेरा व्यक्तिगत संबंध भी जिनके साथ ज्यादा है, पीएमके ने भी एनडीए के नेतृत्व में तमिलनाडु का भाग्य बदलने की घोषणा की है. अय्या डॉक्टर रामदास जी का अनुभव और डॉक्टर अंबुमणि रामदास का टैलेंट, उनका परिश्रम तमिलनाडु के डेवलपमेंट को नई ऊंचाई देने में मदद करेगा. मैं एनडीए में शामिल होने पर उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं. நண்பர்களே, நம்ம என்டிஏ கூட்டணி இப்ப மிகவும் வலுவான கூட்டணியாக உருவாகி இருக்கிறது. நேற்று நமது பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் தலைவர்கள் நம்ம என்டிஏ கூட்டணியில இணைய சம்மதித்துள்ளனர். ஐயா டாக்டர் திரு ராமதாஸ் அவர்களும் திரு டாக்டர் அன்புமணி ராமதாஸ் அவர்களும் அவர்களுடைய திறமை, அவர்களுடைய ஆற்றல், அவர்களுடைய தொலைநோக்கு, இவற்றையெல்லாம் கொண்டு தமிழகத்தை ஒரு புதிய உயரத்திற்கு, புதிய முன்னேற்றத்திற்கு கொண்டு செல்ல ஒரு உத்வேகமே நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது. என்டிஏ கூட்டணியில் இணைத்துக் கொண்டுள்ள பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் தலைவர்களையும் தொண்டர்களையும் நான் வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன். साथियों, सेलम में कई बार आया हूं और आज जब सेलम आया हूं तो बहुत सी पुरानी यादें भी ताजा हो गई. 40-45 साल पहले
जब मैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गया था तो यहां सेलम का एक नौजवान रत्नावेल मेरे साथ मेरे ग्रुप में था। रत्नावेल मुझे थोड़ी बहुत तमिल सिखाने का भी प्रयास करता था और उससे मुझे सेलम के विषय में, तमिलनाडु के विषय में बहुत कुछ जानने को मिलता था और मेरे मन में तब से सेलम के प्रति एक आकर्षण रहा। 12 से 2 पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। देखिए, राज ठाकरे की जो अमित शाह से मुलाकात होनी थी वो मुलाकात हो गई है। तस्वीर सामने आई है, तस्वीर आपको दिखा देते हैं। अब से कुछ देर पहले एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे मुलाकात की है उन्होंने अमित शाह से, और इसी के साथ अब कयास लगाए जा रहे हैं कि राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस भी एनडीए में शामिल होने जा रही है। जो फॉर्मूला तय पाया गया है वो ये कि एक सीट पर राज ठाकरे की पार्टी को चुनाव लड़ने का मौका दिया जा सकता है। एमएनएस को साउथ मुंबई की सीट दी जा सकती है, इसके कयास लग रहे हैं। हालांकि राज ठाकरे की तरफ से 2 सीट की मांग की जा रही है बीजेपी से। तो ये वो मुलाकात जो हो गई है, और ऐसे में इस मुलाकात में क्या बात बन पाई है, क्या तय हुआ है, वो तमाम जानकारियों का अभी हमें इंतजार। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा को 1 सीट मिली है। इसके बाद से आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने चुप्पी साध ली है। दिल्ली में हैं, मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं, फोन तक नहीं उठा रहे हैं। पार्टी नेताओं को हिदायत दी है मीडिया से किसी भी मुद्दे पर बातचीत नहीं करें। तो काराकाट सीट है जो उपेंद्र कुशवाहा को कल दी गई। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा 2 सीटों को लेकर अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे, एक काराकाट, दूसरी उजियारपुर, जहां से पिछली बार वो लोकसभा चुनाव लड़े भी थे। बिल्कुल, तो और ऐसे में सिर्फ 1 सीट कल एनडीए ने जब सीटों का बंटवारा किया तो वो उपेंद्र कुशवाहा को दी। इसके बाद ये माना जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज हो गए। बिहार में एनडीए सीट शेयरिंग के बाद यानी ऐलान के बाद उपेंद्र कुशवाहा संपर्क से बाहर है। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को एनडीए सीट शेयरिंग में 1 सीट मिली है, काराकाट लोकसभा सीट, जिसके बाद से उपेंद्र कुशवाहा नाराज बताए जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो उपेंद्र कुशवाहा ने 3 सीट की मांग रखी थी, 2 पर कमिटमेंट भी हो गया था। शीर्ष नेतृत्व से बात होने के बाद जब सीट शेयरिंग का ऐलान हुआ तो उपेंद्र कुशवाहा के खाते में सिर्फ 1 सीट दिया गया। और यही वजह है कि उपेंद्र कुशवाहा ना तो मीडिया के सामने आ रहे हैं, ना वो अपने घर पर मौजूद है। साउथ एवेन्यू स्थित उनके आवास पर एबीपी न्यूज़ ने जाकर बातचीत करनी चाहिए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा अपने घर पर मौजूद नहीं थे। ना तो वो खुश है, बिल्कुल मौन धारण कर चुके हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से बाहर होने का भी ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि लगातार वो पार्टी के बाकी कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। क्योंकि 3 सीट पर बात बनने के बाद, उसमें से 2 पर कमिटमेंट होने के बाद अगर 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा को मिली है तो जाहिर है उपेंद्र कुशवाहा इससे खुश तो नहीं होंगे। और यही वजह है कि लगातार वो संपर्क से बाहर बताए जा रहे हैं। अपने सहयोगी नितिन के साथ नितिश्री, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो दरअसल उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी की वजह यही बताई जा रही है कि कमिटमेंट 2 सीटों को हुआ था उनसे, लेकिन अनाउंसमेंट पे वो सीट घटकर सिर्फ 1 रह गई। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता विजय सिन्हा बिहार में डिप्टी सीएम भी हैं, उनका बयान सामने आया है। वो ये कह रहे हैं कि देखिए, एनडीए का कोई भी दल आरजेडी के साथ तो नहीं जाएगा। मतलब नाराजगी एनडीए के घटक दलों में सीट शेयरिंग के बाद, उसको लेकर जब सवाल किया जा रहा है तो वो ये कह रहे हैं कि भले ही नाराजगी हो, लेकिन आरजेडी के साथ एनडीए का कोई दल नहीं जाएगा, मिल बैठकर मामला सुलझा लिया जाएगा। हमारे साथ डिप्टी सीएम एवं वरिष्ठ बीजेपी नेता विजय सिन्हा जी हैं। सर, एनडीए में सीटों का तो बंटवारा हो गया, लेकिन पारस को एक भी सीट नहीं दी गई, वो नाराज हो गए हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिए और ये भी कहे हैं कि मैं पूरी ईमानदारी के साथ बीजेपी के साथ था, मैंने काफ़ी सेवा की, लेकिन मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन सबका सम्मान करती है, सबको साथ लेके चलती है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो इस तरह से सब लोगों को अवसर देते हैं, पुराने के साथ साथ नए जनरेशन को भी अवसर देते हैं। आज उनका परिवार के अंदर ही नए लोगों को अवसर मिल रहा है और इनका भी सम्मान का ख्याल रखा जा रहा है। माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के जाने के बाद उनके पुत्र उत्तराधिकारी थे, फिर भी इनका सम्मान देते रहे, कैबिनेट में ये मिनिस्टर रहे।
आज उनको नए जनरेशन को अवसर मिला है, इनका भी सम्मान का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन सर उपेंद्र कुशवाहा को एक सीट मिली है, कहा जा रहा है कि वो नाराज हैं। मांझी को भी एक सीट मिली है, तो राजद कह रही है कि पारस के साथ साथ मांझी और कुशवाहा को भी एनडीए में अपमानित किया गया। आरजेडी इन लोगों पे डोरे डाल रही है। राजद जो डूबती नाव है, डूबती नाव में कोई अपनी आत्महत्या करने के लिए नहीं बैठेगा। ये राजनीतिक आत्महत्या होगा। जो व्यक्ति के ऊपर कई तरह के गंभीर आरोप हों, जो परिवार से बाहर नहीं निकलते हैं, वो दूसरे का कैसे सम्मान करेंगे। विजय सिन्हा को आप सुन रहे थे, लेकिन सवाल ये कि ये नाराजगी का दायरा जो है रामकृपाल सर वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मतलब पशुपति पारस वो कह रहे हैं नाइंसाफी हो गई वफादारी के बाद, और अब इस नाराजगी वाली लिस्ट में नाम ऐड कर लीजिए आप उपेंद्र कुशवाहा का भी। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, सब सारे लोगों को ये महत्वाकांक्षा होती है। मैं हमेशा दो बात कहता हूँ कि एक नाराजगी होती है, एक होता है विद्रोह। जैसा कि कह रहे हैं कि नाराजगी होगी निश्चित रूप से हर पार्टी में, क्योंकि एक सीट मिली है, वो उम्मीद कर रहे थे ज़्यादा मिलेगी, बीजेपी नहीं दे पा रही किन्हीं कारणों से। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऑप्शंस इतने नहीं हैं इन लोगों के सामने कि ये लोग विद्रोह करके कहीं जा सकें। तो जैसा कि ये सिन्हा जी कह रहे हैं, हो सकता है एडजस्ट करके, और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि वो बहुत सारे और भी अवसर देने की बात कह करके मना लेती है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी अभी है, निश्चित तौर पर है, नाराजगी है, लेकिन बिहार में ऑप्शंस बहुत नहीं है। ठीक है प्रेम कुमार जी, उपेंद्र कुशवाहा को मना लिया जाएगा। वैसे भी उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार से कुछ खास खुश नहीं रहते हैं। ऐसे में ये तो लग रहा है कि बाकायदा दरवाजा एनडीए की तरफ से शायद खोल दिया गया है कि उपेंद्र कुशवाहा चाहें वो भी निकल जाएं। देखिए 2019 में भी उपेंद्र कुशवाहा छोड़ के भागे थे इसी वजह से, और इस बार भी ऐसी परिस्थिति बनाई गई है। और जो हालांकि चिराग पासवान के लिए भी नीतीश कुमार ऐसे ही चाहते थे, लेकिन जो विदेश गए और लौट के आए, इस बीच में सीन बदल गया, तो और चिराग पासवान को महत्व दिया बीजेपी ने। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को सिर्फ एक सीट, वो इसलिए भी नहीं दुखी होंगे क्योंकि एक बात बिहार की सियासत में देखें कि फिनेंशियल प्रॉब्लम जो है एक बड़ी चीज़ होती है छोटी पार्टियों के लिए। जब 2-3 सीटें मिलती हैं तो वो क्या होता है, किसी बड़े उद्योगपति को लड़ा देते हैं और फिर फाइनेंस मैनेज करते हैं। तो अगर एक ही सीट मिलेगा तो बीजेपी को फिर फाइनेंस मैनेज करने का भरोसा देना पड़ेगा। बिल्कुल विजय जी, मुझे लगता है अभी एक और नाम आप जोड़ लीजिए, मुकेश सहनी का। वो भी नाराज चल रहे हैं, उनको एक सीट की उम्मीद थी। तो सीट ही नहीं मिली। हाँ, उनको एक सीट की उम्मीद थी कि वो एक सीट मिलेगी वीआईपी पार्टी को, लेकिन वो भी नहीं मिल पाई है। और ये बात रामकृपाल जी की बात ठीक है कि वहाँ पर एक व्यवस्था की जगह बनी हुई है, स्पेस है भारतीय जनता पार्टी में कि एक सीट मिल गई, उसके अलावा आपको क्या किया जा सकता है, विधान परिषद दी जा सकती है, कुछ और काम दिया जा सकता है, तो एडजस्ट किया जा सकता है वो। और ये सब लोग भी जानते हैं कि उनका और वहाँ जाकर आरजेडी के साथ या इंडिया गठबंधन के साथ कितना पॉलिटिकल फ्यूचर है जी, ऐसा उनको लगता है। त्वरित टिप्पणी सर। देखिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि महागठबंधन की ज़्यादा सीट और एनडीए की कम सीट। ठीक, लोग इसलिए एनडीए में जा रहे हैं क्योंकि कम सीट में भी जीत की गारंटी है, और महागठबंधन में ज़्यादा सीट होने के बाद भी जीत की गारंटी नहीं है। जयंत सिन्हा को 6 सीट मिल रही थी, 2 पे संतुष्ट हो गए। जीतन राम मांझी 2 सीटों की दावा कर रहे थे, 1 पे संतुष्ट हो गए। और अपने चिराग पासवान 6 पे दावा कर रहे थे, 5 पे संतुष्ट हो गए। उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी यही होगा, और आने वाले विधानसभा चुनाव में उनको कहा जाएगा कि आपको हम विधानसभा चुनाव में अच्छी सीटें देंगे। तो मतलब मना लिया जाएगा कहीं ना कहीं, आप ये कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज के 12 से 2 पॉलिटिकल शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए।